सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारतीय सिनेमा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक ऐसी फिल्म जिसे इतिहास रचना था, लेकिन वो विवादों, सेंसरशिप और पायरेसी के ऐसे भंवर में फंसी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है यार, ये एक मेगा स्टार की कहानी है, जहां रूपले पर्दे की चकाचौंध सीधे असली राजनीति से टकरा जाती है। तो चलिए, इस सिलसिलेवार जांच में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक पक्की ब्लॉकबस्टर एक अप्रत्याशित तबाही में बदल गई। तो चलिए, शुरुआत इस बहुत ही दिलचस्प आंकड़े से करते हैं। 300 से 500 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जन नायकन का अनुमानित बजट था। केवीएन प्रोडक्शंस ने इसमें अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आप समझ सकते हैं कि इतने भारी भरकम बजट के साथ इस प्रोजेक्ट से उम्मीदें सचमुच आसमान छू रही थीं। हर कोई बस एक अभूतपूर्व सिनेमाई अनुभव का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट पर इतना भारी दबाव क्यों था। खैर, इसका कारण सिर्फ पैसा नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसे मेगा स्टार विजय के सिनेमाई सफर के बिल्कुल अंतिम अध्याय के रूप में प्रचारित किया गया था। ये बात सबको पता थी कि इसके बाद वो पूरी तरह से अपनी नई राजनीतिक पार्टी तमिलगावेत्री कड़गम यानी टीवीके को समर्पित होने वाले थे। तो जाहिर है, एक सुपरस्टार की आखिरी फिल्म होने के नाते इसके इर्द गिर्द का माहौल पूरी तरह से भावनाओं और फैंस की बेताबी से भरा हुआ था। भाग 1, द अल्टीमेट सिनेमैटिक स्वॉन सॉन्ग। आइए, अब हम कहानी के पहले चरण पर नजर डालते हैं। शुरुआत में सब कुछ एकदम जादुई लग रहा था। इस टाइमलाइन को देखिए, ये पूरी घटना को कितनी सफाई से समझाती है। सितंबर 2024 में फिल्म की ग्रैंड अनाउंसमेंट हुई। फिर दिसंबर में मलेशिया में एक ऐसा ऑडियो लॉन्च हुआ जिसने लिटरली भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा था। लेकिन फिर जनवरी 2026 में रिलीज टलने की मनहूस खबर आई, और सबसे बड़ा झटका तो अप्रैल में लगा, जब फिल्म सीधे इंटरनेट पर हाई डेफिनेशन में लीक हो गई। वफादार फैंस के लिए जो जश्न का माहौल था ना, वो अचानक एक गहरी मायूसी में बदल गया। और हाँ, यहाँ एक बात जो सच में बहुत दिलचस्प है, वो ये कि फिल्म का जो टाइटल है जन नायकन, जिसका मतलब होता है जनता का नायक, और इसकी टैगलाइन लोकतंत्र का मशालवाहक, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। ये जानबूझकर विजय की सिनेमाई इमेज और उनकी असली दुनिया की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आपस में जोड़ रहे थे। जन नायकन सिर्फ एक फिल्म का कैरेक्टर नहीं था यार, ये पर्दे पर एक भावी राजनेता की सीधी घोषणा थी, जिसने यकीनन काफी हलचल मचा दी। भाग 2, सर्टिफिकेशन बोर्ड की रुकावट। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज के करीब पहुंची, पिक्चर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। अचानक से लाल फीता शाही और ब्यूरोक्रेसी की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसने सब कुछ ठप कर दिया। अब इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ फिल्म को दुनिया भर के 25 देशों में बिना किसी परेशानी के हरी झंडी मिल गई, यहां तक कि ब्रिटिश बोर्ड ने भी इसे 15 रेटिंग दे दी, एकदम स्मूथ। लेकिन दूसरी तरफ अपने ही देश भारत में सेंसर बोर्ड की एक अपारदर्शी प्रक्रिया ने इसे अनिश्चित काल के लिए लटका दिया। ये वाकई हैरान करने वाला था। तो आखिर ये आपत्तियां थी क्या? सच कहूं तो ये पूरा मामला काफी कंफ्यूज करने वाला था। शुरू में फिल्म को यूए सर्टिफिकेट देने की बात कही गई थी, लेकिन फिर अचानक सीबीएफसी के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे संशोधन समिति यानी रिवाइजिंग कमिटी के पास भेज दिया। वजह, धार्मिक भावनाओं और सेना के चित्रण को लेकर कथित शिकायतें। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में था, वो ये कि भाई, जब फिल्म की कोई पब्लिक स्क्रीनिंग हुई ही नहीं है, तो ये शिकायतें आखिर दर्ज किसने करा दी? कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। अब रिलीज डेट हाथ से फिसल रही थी, तो निर्माताओं को मजबूरन कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा। मद्रास हाईकोर्ट ने तुरंत यूए 16+ सर्टिफिकेट देने का आदेश भी दे दिया, ये कहते हुए कि भाई ऐसे तो बहुत आर्थिक नुकसान हो जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सेंसर बोर्ड ने तुरंत इस आदेश पर स्टे लगवा लिया। बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन उन्होंने दखल देने से साफ मना कर दिया और मामला वापस स्थानीय अदालतों पर छोड़ दिया। आप सोचिए, हर गुजरते दिन के साथ ये फिल्म एक अंतहीन कानूनी और नौकरशाही चक्रव्यूह में कैसे फंसती जा रही थी। भाग 3, विनाशकारी ऑनलाइन लीक। और फिर इस पूरे तनाव का अंत किसी ब्लॉकबस्टर प्रीमियर से नहीं हुआ, इसके बजाय एक बहुत ही भयंकर तबाही हुई। 9 अप्रैल 2026, ये वो तारीख है जब जननायकन का पूरा हाई डेफिनेशन प्रिंट इंटरनेट पर लीक हो गया। सिनेमाघरों को पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया। सोचिए, एक झटके में 500 करोड़ का प्रोजेक्ट पायरेसी की भेंट चढ़ गया।
पुलिस और साइबर क्राइम की जांच शुरू हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। इस लीक का जो भावनात्मक असर पड़ा ना, वो सच में रुला देने वाला था। फिल्म की मुख्य अभिनेत्रियों पूजा हेगड़े और ममिता बैजू ने इसे सरेआम एक निराशाजनक और हताश करने वाली स्थिति बताया। सालों की कड़ी मेहनत, क्रू का पसीना, रातों की नींद और उन लाखों वफादार फैंस का उत्साह, सब कुछ पल भर में एक इल्लीगल लिंक में सिमट कर रह गया। फैंस जो इतने दिनों से पल के बिछाए बैठे थे, उनका सारा उत्साह अब गहरी हताशा और तीखी बहसों में बदल गया था। इस घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। दिग्गज कलाकारों ने इसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। अभिनेता कमल हासन ने बहुत ही सटीक बात कही। उन्होंने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कभी भी अपारदर्शिता द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिए। उनका सीधा सा पॉइंट ये था कि सेंसरशिप की इस तरह की मनमानी और देरी कलात्मक आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बिना किसी ठोस वजह के फिल्मों को इस तरह लटकाना ये बिल्कुल गलत है। भाग 4, वित्तीय और उद्योग जगत पर प्रभाव। और ये चार्ट इस पूरी तबाही को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है। भावनाओं से परे इस लीक ने जो आर्थिक गड्ढा खोदा है वो सच में डराने वाला है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पायरेसी की वजह से बॉक्स ऑफिस को लगभग 350 करोड़ रुपए का भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। और सोने पे सुहागा तब हुआ जब Amazon प्राइम वीडियो ने भी अनिश्चितता के चलते अपनी 120 करोड़ रुपए की डील वापस ले ली। डिस्ट्रीब्यूटर्स के तो पसीने छूट गए थे, क्योंकि रिलीज से पहले ही फिल्म एक बहुत बड़े घाटे का सौदा बन चुकी थी। इस एक फिल्म के गिरने से ना पूरी इंडस्ट्री में एक डोमिनो इफेक्ट सा शुरू हो गया था। रेवेन्यू के मामले में डिस्ट्रीब्यूटर्स को भारी झटका लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि अभिनेता विशाल ने तो सेंसर बोर्ड के खिलाफ 1500 सदस्यों वाली नदीगर संगम की स्ट्राइक तक की चेतावनी दे दी। और हाँ, रिलीज से पहले ये भी खुलासा हो गया था कि फिल्म असल में तेलुगु हिट भगवंत केसरी की रीमेक है, जिससे एक अलग ही विवाद खड़ा हो गया। इस सब के चक्कर में केवीएन प्रोडक्शंस की बाकी बड़ी फिल्मों का शेड्यूल भी पूरी तरह से बिगड़ गया। कुल मिलाकर कहें तो इस अपारदर्शी प्रक्रिया ने भविष्य की मेगा बजट फिल्मों के लिए बाजार के भरोसे को बुरी तरह चकनाचूर कर दिया। भाग 5, तोड़फोड़ या रणनीतिक स्टंट। अब देखिए, जब इतने सारे पैसे दांव पर हों और राजनीति सीधे तौर पर जुड़ी हो, तो अफवाहों का बाजार तो गर्म होगा ही। इसके पीछे दो मुख्य थ्योरीज सामने आई और हम यहाँ दोनों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से देखेंगे। पहली थ्योरी थी बाहरी तोड़फोड़ की। विजय के समर्थकों का सीधा आरोप था कि राजनीतिक विरोधियों ने उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए सेंसर बोर्ड का इस्तेमाल किया। लेकिन मीडिया में एक और दिलचस्प थ्योरी चल रही थी, आंतरिक स्टंट। कुछ लोगों का मानना था कि ये लीक खुद एक सोची समझी रणनीति थी, ताकि चुनावों से ठीक पहले विजय को एक राजनीतिक शहीद के रूप में पेश करके सहानुभूति बटोरी जा सके। तो इस सारे हंगामे का असली दुनिया में नतीजा क्या निकला? 2026 के विधानसभा चुनावों में विजय की पार्टी टीवीके ने कमाल कर दिया। वो 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। सोचिए, एक तरफ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और दूसरी तरफ उनकी असली जिंदगी की राजनीतिक पारी ने शानदार जीत दर्ज की। इस प्रचंड जीत के आगे जननायकन की ये सिनेमाई विफलता महज एक अजीब सा फुटनोट बनकर रह गई। और इसी के साथ हम इस पूरी चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जननायकन के साथ जो कुछ भी हुआ वो भारत में मेगा बजट फिल्मों के एक सुरक्षित युग के अंत का प्रतीक है? क्या नौकरशाही की ये अड़चनें और डिजिटल पायरेसी का ये बढ़ता खतरा वाकई हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अस्तित्व के लिए एक बड़ा संकट बन गया है? क्या कोई भी निर्माता भविष्य में इतना बड़ा जोखिम उठाने से पहले 10 बार नहीं सोचेगा? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।